एवरीवन, वेलकम टू मैंगर ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और हम आ चुके हैं अपने क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन में। जी हाँ, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड 165। भाई कितनी बार बोला मैंने, कोड 165, कोड 165, कोड 165, और इसी कोड को इतना बोल दिया है मैंने कि अब मुझे ये बताते हुए एक थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा थोड़ा मुझे दुख भी हो रहा है क्योंकि क्लास 9 के साथ एक बहुत अच्छा हमारा फ्लो चला। चैप्टर नंबर 11 है जो कि लास्ट चैप्टर है आपकी क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। जी हाँ, बहुत मजा आया मुझे क्लास 9 पढ़ाते हुए। राइटर एप्लीकेशन, इम्प्रेस एप्लीकेशन, कहने को मैंने चैप्टर नंबर 7 से शुरुआत की थी, आई थिंक 7 या 8 से शुरुआत की थी, एंड पढ़ाते पढ़ाते हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 तक आ चुके हैं और ये हमारे असाइनमेंट एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। इसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा क्या, आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट, और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 है वो खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारी क्लास 9 खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं आपके साथ जुड़ना नहीं भूलूंगी। जी हाँ, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के टॉपिक वाइज चीजें खत्म हो गई तो क्या हुआ, मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी बहुत सारे एक्साइटिंग सेशंस। जी हाँ, क्लास 9 आपके बिल्कुल मार्च तक आपके साथ चलेगा। क्लास 9 का डी एंड अभी यहाँ नहीं हुआ है। मैं एवरी वीक आपसे जुड़ने वाली हूँ। जी, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं एवरी वीक आपसे जुड़ूंगी ऑन संडे। संडे को मैं क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का प्रीवियस ईयर्स का चैप्टर रिवीजन, दैट इज कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, वैसे भी लेकर आती हूँ। अब और भी अच्छे तरीके से डबल एनर्जी के साथ मैं वो चीज लेकर आऊंगी। क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस रिकॉर्डेड फॉर्म में आज यहाँ खत्म हो सकता है या फिर प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन लाइव फॉर्म में आपके साथ कंटिन्यूसली बना रहेगा। तो खुशी है, थोड़ा सा दुख है, लेकिन आपके साथ कंटिन्यूस बने रहने का जो एक एक्साइटमेंट है ना, वो भी बहुत अच्छी तरीके से मेरे अंदर अभी आ गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूनिट नंबर 3, ऑफिस टूल, स्प्रेडशीट टूल, कैल्क पार्ट 2, चैप्टर नंबर 11, असाइनमेंट एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं असाइनमेंट एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस का, जहां पे हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो अब बारी आ चुकी है, इस एंटायर सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस एंटायर क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था भाई, उसको भी तो कंप्लीट करना है। चलिए, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूं कि भाई mangerbrains.com कवर करता है क्लासेस केजी से लेके क्लासेस 12 तक का पूरा सिलेबस। एक ऑफलाइन क्लास या एक ऑफलाइन स्कूल आपके शहर में है और एक ऑनलाइन स्कूल आपको यहाँ मिल गया है आपके अपने मैंगर ब्रेन्स के रूप में। तो भाई यहाँ वहां भटकना बंद कर दो। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताती हूँ कि अभी mangerbrains.com पे चल रहा है फ्लैट 15% डिस्काउंट, जो कि था हमारा दिवाली ऑफर, और ऐसे ही ना जाने कितने ऑफर्स अब आते रहेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन निकट है भैया। नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाई जल्दी से इस सेशन को खत्म करके जाइए अपने ब्राउजर्स पे और वहां पे टाइप कीजिए www.mangerbrains.com और वहां पे मिलेगा आपको फ्लैट 15% डिस्काउंट का ऑफर। किस पे? ई नोट्स को ग्रैब करने पे। जी हाँ, फटाफट से जाइए और ई नोट्स को वहां पे ग्रैब कीजिए, 15% का डिस्काउंट पाइए। और क्या चाहिए लाइफ में फिर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आइए भाई, हम शुरुआत करते हैं असाइनमेंट एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस के पार्ट 2 की। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, गीना स्प्राइट, गीना कह लीजिए या जीना कह लीजिए, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, पर क्योंकि ये जी है इसलिए हम इसको जीदा कह के हम इसको गी कहेंगे। जीना स्प्राइट हैज कलेक्टेड डेटा ऑन हाउ मच ईच मेंबर ऑफ हर क्लास स्पेंड्स ऑन मैगजीन्स। क्या है? जीना स्प्राइट नाम की एक लड़की है। There's a girl named as there is a girl named as जीना स्प्राइट। ओके मैम, समझ गए। जीना स्प्राइट नामक एक लड़की है जो कलेक्ट करती है डेटा। जीना स्प्राइट हैज कलेक्टेड डेटा ऑन हाउ मच ईच मेंबर ऑफ हर क्लास स्पेंड्स ऑन मैगजीन्स ईच मंथ। मतलब कि जीना स्प्राइट नाम की जो लड़की है वो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है कि उसके क्लास का हर एक बच्चा कितना स्पेंड करता है, कितना उसका एक्सपेंडिचर है। ईच स्टूडेंट ऑफ हर क्लास स्पेंड्स हाउ मच मनी ऑन मैगजीन्स एवरी मंथ। क्या कर रही है? जीना स्प्राइट ने कहा कि भाई देखूं मैं क्या कर रही है, वो एक डेटा कलेक्ट कर रही है। किस पे? कि उसकी क्लास का हर एक स्टूडेंट, उसकी क्लास का
उसकी क्लास का हर एक स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट्स, इसका क्या, हर स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर, उसकी क्लास के हर स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर किस पे, मैगजीन्स पे जीना स्प्राइट ये डेटा कलेक्ट कर रही है कि उसके क्लास के हर स्टूडेंट का कितना एक्सपेंडिचर होता है ऑन मैगजीन्स, और वो भी किस बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। किस बेसिस पे भाई, किस बेसिस पे, हर महीने उसकी क्लास का हर बच्चा कितना स्पेंड करता है भाई, कितना स्पेंड करता है किस पे, मैगजीन्स पे, वो भी हर मंथ। चलिए देखें, She wishes to display this information in graph. ये क्या चाहती है, ये इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ रूप में रिप्रेजेंट करना चाहती है। तो भाई सबसे पहले तो ये देख लो कि इस पे कौन सा ऐसा ग्राफ है जो सबसे ज्यादा अच्छे से जाएगा। जीना स्प्राइट, देखो जीना स्प्राइट जो कि अपनी क्लास के हर एक बच्चे का एक्सपेंडिचर यहाँ पे एनालाइज करना चाहती है, असेस करना चाहती है, कंपेयर कराना चाहती है एक्सपेंडिचर ऑन मैगजीन्स एंड दैट टू ऑन मंथली बेसिस। तो पाई चार्ट तो यहां पे सीन में आएगा नहीं। हमको क्वेश्चन दिया है नेम वन सुटेबल ग्राफ। भाई एक ऐसे सुटेबल ग्राफ का नाम बताइए जो जीना यूज कर सके। कौन सा वो ग्राफ है जो जीना यूज कर सकती है टू रिप्रेजेंट दिस डेटा? कौन सा ग्राफ है भाई, कौन सा ग्राफ है भाई, बता दो भाई। पाई चार्ट तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि पाई चार्ट पहली बात तो किसी एक सिंगल डेटा सीरीज पे ही काम करता है, और कंपैरिजन की जब बात आ जाती है, कंपैरिजन जब मुझे शो करना होता है, ठीक है, कंपैरिजन शो करना होता है, तो कौन से चार्ट हम यूज करते हैं भाई? पाई चार्ट तो होगा नहीं। मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रही हूं यहाँ पे, आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस, और आप मुझे बताएंगे कौन सा मोस्ट सुटेबल चार्ट होगा। चलिए बताइए, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार, या फिर कॉलम चार्ट, और डी आएगा आपका चलो क्या होगा? डोनट चार्ट। भाई वो कौन सा चार्ट है जो सबसे ज्यादा सूटेबल होगा आपके इस डेटा को, मतलब जीना स्प्राइट के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए? इन चारों में से कौन सा चार्ट सबसे बेस्ट होगा? ए पाई चार्ट, बी लाइन चार्ट, सी बार या फिर कॉलम चार्ट, एंड डी दैट इज डोनट चार्ट। आपके हिसाब से कौन सा चार्ट होना चाहिए? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, इज इट ए, बी, सी या डी? क्योंकि सही आंसर बताने के लिए तो आपकी शुभा मैम एंड मैग्नेट बेस तो यहाँ पर है ही है। चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में, विच चार्ट विल बी मोर सुटेबल टू रिप्रेजेंट दिस डेटा? चलिए फटाफट से, ए, बी, सी या डी भाई? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द बार ग्राफ। चाहे आप इसको बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कीजिए, चाहे कॉलम ग्राफ की हेल्प से। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि देखो बाकी के ऑप्शंस यहां पे कट क्यों हो जाएंगे। देखिए पाई चार्ट की अगर हम बात करें, पाई चार्ट सबसे पहले तो किसी एक सिंगल डेटा सीरीज को दिखाता है, और उससे भी ऊपर किसी एक सिंगल एंटिटी को हम कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं उसको ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है एक पाई चार्ट। तो एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक्सपेंडिचर ऑन द मैगजीन ऑन द मंथली बेसिस, कितना बच्चा कितना एक्सपेंड कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या मुझे दिया हुआ है अभी क्या मुझे एक टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है? यही अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि भाई 3000 रुपीज खर्च होते हैं मैगजीन्स को खरीदने में, जिसमें से इतने रुपए की मैगजीन ये बच्चा लेता है, इतने रुपए की ये लेता है, इतने रुपए की ये लेता है, तब जाके 3000 एक्सपेंड हो पा रहे हैं, तब तो पाई चार्ट दी बेस्ट चार्ट था। लेकिन मुझे टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे नहीं पता है। मैं एक हाइपोथेटिकल लेके चल रही हूँ कि जीना स्प्राइट ने कहा कि उसकी क्लास का हर एक बच्चा मैगजीन खरीदता है। अब हर एक बच्चा एक ही मैगजीन खरीदे ये जरूरी नहीं, अलग अलग मैगजीन खरीद सकता है, और अलग अलग मैगजीन के प्राइसेस। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है एक मंथ में, अभी मुझे उस बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए पाई चार्ट तो अब आएगा नहीं।
चलो अब बात करेंगे लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट किस लिए यूज होता है? लाइन चार्ट इज बेसिकली यूज टू शोकेस द चेंज इन एनी क्वांटिटी विद टाइम। समय के साथ साथ किसी चीज में कितना अंतर आया है, कितना चेंज आया है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे किसी एक सिंगल एंटिटी में हम कोई चेंज देखना चाहते हैं क्या, कि भाई इस मंथ में इसका इतना था, अगले मंथ में इतना था, तीसरे मंथ में इतना था, इस मंथ तक आते आते, दिसंबर तक आते आते इसका इतना हो गया, क्या? एक्सपेंडिचर। नहीं ना, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो लाइन चार्ट भी नहीं आएगा। अब बात करेंगे डोनट चार्ट की। पहली बात तो डोनट चार्ट हमारा यूज हो सकता था। डोनट चार्ट हमारा मल्टीपल डेटा सीरीज पे काम करता है, ये बात हमने मान ली। लेकिन डोनट चार्ट हम मैक्सिमम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम एक से नहीं 5-6 कैटेगरीज के बीच में कंपैरिजन दिखाना चाहें। एक आउटर सर्कल, उसमें डिफरेंट लेयर्स, उसके इनर सर्कल, उसमें डिफरेंट लेयर्स, उसके भी इनर सर्कल, उसमें डिफरेंट लेयर्स, है ना। जब बहुत सी कैटेगरीज के बीच में हम डिफरेंस दिखाना चाहें, कंपैरिजन दिखाना चाहें, तब हम डोनट चार्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई अलग अलग कैटेगरीज तो है नहीं, क्या है? सिर्फ एक्सपेंडिचर है, वो भी किस पे? आपकी मैगजीन्स पे। तो भाई डोनट चार्ट भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट सूटेड चार्ट कौन सा हुआ? सबसे बेस्ट सूटेड चार्ट हुआ आपका या तो बार चार्ट या कॉलम चार्ट। और हम सब जानते हैं बार चार्ट और कॉलम चार्ट दी बेस्ट होता है कंपैरिजन शो करने में। कंपैरिजन कैसे शो होगा कि भाई अगर जीना स्प्राइट की क्लास में 10 बच्चे थे तो किस बच्चे ने एक मैगजीन पे सबसे ज्यादा खर्च किया, किस बच्चे ने एक मैगजीन पे कम खर्च किया, ये चीज रिप्रेजेंट करने में, कंपैरिजन शो कराने में ये चार्ट्स दी बेस्ट हैं। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। A suitable graph that Gina could use to display this information is a bar graph, या फिर आप इसे कॉलम ग्राफ भी कहते तब भी चल जाता। Each student's spending on magazine, हर बच्चे का एक मैगजीन पे खरीदने का जो अमाउंट है, मतलब हर बच्चे ने कितना स्पेंड किया है, हर बच्चे ने, क्लास के हर एक बच्चे ने कितना स्पेंड किया है while purchasing the magazine can be represented by a separate bar, allowing for easy comparison। देख लो भाई, आ गया यही वर्ड, allowing for easy comparison between different individuals। एक क्लास में 10 बच्चे, हर बच्चे ने कितना कितना स्पेंड किया है, उनके बीच में उन्होंने जितना जितना स्पेंड किया है, जितना उनका एक्सपेंडिचर था, उनके बीच में कंपैरिजंस दिखाने के लिए बार ग्राफ या फिर कॉलम ग्राफ दी बेस्ट है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसी टाइप के इंफॉर्मेशन को, ऐसे टाइप के डेटा को आप सबसे ज्यादा कॉलम चार्ट या फिर बार चार्ट की हेल्प से इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। एक्सप्लेन हाउ जीना कुड यूज हर कंप्यूटर टू प्रोड्यूस द ग्राफ। भाई बहुत अच्छे, क्या पूछ रहा है कि आपने ये तो बता दिया कि कौन सा ग्राफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट दिस काइंड ऑफ डेटा, दैट मींस द डेटा दैट शोज कंपैरिजन। लेकिन आप मुझे ये बताएंगे क्या कि जीना को अगर ये बार ग्राफ बनाना है तो वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स यूज करेगी टू रीच टू द बार ग्राफ? क्या वो स्टेप्स होंगे जिनकी हेल्प से जीना एक बार ग्राफ बना पाएगी? तो आप सबको पता है, अगर आपने मेरा देखा है क्रिएटिंग अ चार्ट इन ओओ कैल्क वाला लेक्चर तो आप जानते हैं क्रिएटिंग चार्ट इन ओओ कैल्क को मैंने 3 पार्ट्स में तोड़ा था और हर एक पार्ट में मैंने चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वही होने वाला है, हाउ टू क्रिएट अ चार्ट, हाउ टू क्रिएट अ ग्राफ। जीना को यहाँ पे बार चार्ट बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, तो जीना कैसे बनाएगी? चलिए आइए देखें। जीना कैन यूज हर कंप्यूटर टू क्रिएट अ बार ग्राफ बाय एंटरिंग स्टूडेंट नेम्स। पहले वो अपने कैल्क सॉफ्टवेयर को ओपन करेगी, उसमें वो स्टूडेंट के नेम्स डालेगी and their spending data, student के names along with the data or along with the data that states the money they have spended on purchasing the magazine। आप अपने कैल्क सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में ओपन करोगे, वहां पे बच्चों का नाम लिखोगे और हर बच्चे के नाम के आगे आप उसका एक्सपेंडिचर लिखोगे कि इस बच्चे ने इतना रुपीस स्पेंड किया है, इसने इतना किया है, इसने इतना किया है, तो ये आप देने वाले हो। एंड द स्पेंडिंग डेटा इनटू अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लाइक ओपन ऑफिस कैल्क। क्लियर? फिर क्या करोगे? देन शी कैन सेलेक्ट द डेटा, अपने डेटा को सिलेक्ट करोगे जो आपने बनाया है। चार्ट टाइप कहां पे देखो, इसको शॉर्ट में इन्होंने यहां पे लिख दिया है, इन्होंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। अपने इस डेटा को आप सिलेक्ट करो और चूज करो योर चार्ट टाइप। मतलब ये चार्ट टाइप किसमें चूज कर रहे हो भाई? अपने डेटा को सिलेक्ट करने के बाद क्या क्या स्टेप्स होंगे, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्क्रीट तरीके से लिखा हुआ है।
मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे करोगे। सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट योर डेटा। किसी भी चीज को कराने के लिए, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम उस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, उस सेल को सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर मुझे कोई काम कराना है। सिलेक्ट योर डेटा। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद फिर क्या करोगे, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद जाइए डेटा को सिलेक्ट कीजिए। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद जाइए अपने स्टैंडर्ड टूल बार पे, जाइए अपने स्टैंडर्ड टूल बार पे, जाइए अपने स्टैंडर्ड टूल बार पे, चूज कीजिए, स्टैंडर्ड टूल बार पे चूज कीजिए। क्या भाई, क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही समझा। चूज कीजिए चार्ट आइकॉन। कौन सा आइकॉन? चार्ट आइकॉन को आप यहाँ पे चूज कीजिए। चार्ट आइकॉन को आपने यहाँ पे चूज किया, कुछ इस तरीके से दिखता है चार्ट आइकॉन, ऐसा बना होता है। चार्ट आइकॉन कुछ इस तरीके से बना होता है आपके स्टैंडर्ड टूल बार पे। एसटी का मतलब क्या है? एसटी का क्या मतलब है? एसटी स्टैंड्स फॉर, एसटी स्टैंड्स फॉर, एसटी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टूल बार। वही एसटी से यहाँ पे मतलब है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार से चूज कीजिए चार्ट आइकॉन को। उसको चूज करने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखेगा आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे चार्ट आइकॉन। उसको चूज करने के बाद आपके सामने खुल के आएगा चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स। आपके सामने खुल के आएगा चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स। इस चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स के अंदर जो उसका पहला सेक्शन है, दैट इज द चार्ट टाइप सेक्शन, जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे मेंशन किया गया, मतलब इतने स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे तब जाके आप चार्ट टाइप पे आओगे। सिंपली सिलेक्ट करके डेटा आप सिंपली चार्ट टाइप पे नहीं आ पाओगे। डेटा को सिलेक्ट कीजिए और चार्ट आइकॉन को क्लिक कीजिए अपने स्टैंडर्ड टूल बार पे। आपके सामने एक चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा और इस चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स में आप सेट करेंगे सबसे पहली चार्ट टाइप। सेट चार्ट टाइप, जो चार्ट टाइप सेक्शन है, जो चार्ट टाइप सेक्शन है ना, जो चार्ट टाइप सेक्शन है आपका, उसको सेट कर दीजिए। किस पे? मतलब कि बार चार्ट को चूज कर लेना भाई लोग, बार चार्ट को चूज कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट द डेटा, चूज अ चार्ट टाइप दैट इज बार, कस्टमाइज लेबल्स, कलर्स, एक्सेस, सेव एंड इंसर्ट द ग्राफ इनटू हर प्रोजेक्ट। और भी जितने वहां पे ऑप्शंस दिए होंगे बार चार्ट में, आप कैसा चाहते हो, नॉर्मल चाहते हो, 3D चाहते हो, स्टैक चाहते हो, क्या टाइटल देना चाहते हो, क्या लेबल देना चाहते हो, क्या कलर्स देना चाहते हो अपने बार्स को, एक्सेस कौन कौन सी होंगी, एक्सेस को टाइटल देना चाहते हो, सेव कराना चाहते हो, एंड इंसर्ट द ग्राफ इनटू हर प्रोजेक्ट। सेव कराओगे, क्रिएट कराओगे बार ग्राफ को, और जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया अपने चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स में, आपके प्रोजेक्ट में बार ग्राफ या जीना का जो बार ग्राफ है वो उसके प्रोजेक्ट में बन जाएगा, आ जाएगा, बार ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। और एक बात याद रखना, जो इसका बार ग्राफ क्रिएट होगा ना, जो इसका बार ग्राफ क्रिएट होगा ना, वो कैसा होगा? वो एम्बेडेड फॉर्म में होगा। मतलब जहां उसने अपना डेटा बनाया है वहीं पे उसका डेटा, वहीं पे उसका जो ग्राफ है वहीं पे इंसर्ट होगा। क्योंकि आप सब जानते हो, क्योंकि आप सब जानते हो, क्या जानते हो भाई, क्या जानते हो कि भाई कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी चार्ट आप बना लेंगे, वो चार्ट वही मिलता है जहां पे उसका सोर्स डेटा होता है। द चार्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन एम्बेडेड फॉर्मेट इनसाइड द कैल्क सॉफ्टवेयर। ये बात आप सब जानते हैं। चलिए आइए, तो भाई इन स्टेप्स को बड़े ध्यान से देखिए, इन स्टेप्स को देखिए और बताइए कि ये स्टेप्स ठीक हैं कि नहीं। और ये स्टेप्स अगर आपको समझ नहीं आए हैं तो भाई, अगर ये स्टेप्स आपको समझ नहीं आए ना, इसका मतलब ये है कि आप मेरा वो सेशन नहीं देख के आए हैं। क्रिएटिंग अ चार्ट इन OO कैल्क, इस पूरे सेशन को मैंने 3 पार्ट्स में बांटा था, तो समझ जाइए कि ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे पार्ट्स में मैंने चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स के हर एक सेक्शन को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने चार्ट टाइप सेक्शन को एक्सप्लेन किया है। सेकेंड पार्ट में क्रिएटिंग अ चार्ट इन OO कैल्क पार्ट 2 में मैंने एक्सप्लेन किया है आपका डेटा सीरीज वाले सेक्शन को। और थर्ड पार्ट में डेटा सीरीज नहीं अकेला, सेकंड पार्ट में हमने डेटा सीरीज और डेटा रेंज सेक्शन को देखा। और थर्ड पार्ट में क्रिएटिंग अ चार्ट इन OO कैल्क पार्ट 3 में मैंने चार्ट एलिमेंट सेक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अगर ये स्टेप्स आपको अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, दैट मीन्स कि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो को एंड कीजिए, जब ये वीडियो एंड हो जाए तो वापस जाइए मेरे क्रिएटिंग अ चार्ट इन OO कैल्क तीनों पार्ट्स के ऊपर, देखिए उसको। मैं खुद स्ट्रांगली सजेस्ट कर रही हूँ, सीरियसली, नॉट बिकॉज क्योंकि मैंने वो आपको पढ़ाया है और मैं चाहती हूं कि आप वो चीज देखें, व्यूज मिले मुझे, नो।
सिर्फ इसलिए कि देखिए व्यूज तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप हमको यहाँ पे देखते हैं, आप हमसे पढ़ते हैं, और व्यूज से भी ज्यादा हमको जरूरत है उन बच्चों की जो बहुत फोकस तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं। क्रिएटिंग अ चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस इंटायर चैप्टर का, और अगर वो नहीं पढ़ोगे तो एग्जामिनेशन से इससे 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैं और भी ज्यादा आपको अर्ज करती हूँ कि कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर्स के अलावा भी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और बच्चे मैक्सिमम कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मैं जानती हूं, मैं भी एक स्टूडेंट रही हूं, वो है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो भाई कभी जो हमारा टीचर होता ना, क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था, मैं भी उस दौर से गुजरी हूं, मैंने भी वो चीज़ एसेस की है, वो चीज़ मैंने खुद फील की है कि बच्चा जो भी स्टूडेंट होता है वो कंप्यूटर्स को इतना महत्व नहीं देता है, एग्जामिनेशन टाइम पे पढ़ना पसंद करता है क्योंकि उसके अदर सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत हैवी सिलेबस होता है उनका। एंड आई टोटली अग्री टू दैट। आई एम नॉट सेइंग कि आप सारे सब्जेक्ट्स छोड़ के कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ना शुरू कर दीजिए, या अगर आप 11th-12th में हैं तो कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू कर दीजिए, या आईपी एआई जो भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन कंप्यूटर्स को भी उतना ही वेटेज देना जरूरी है। सेल्फ स्टडी इज अ मस्ट। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। आप कहने को चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशंस बिल्कुल एंड में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लो, बस 1 घंटे की या 1.5 घंटे की मेरी ये जो वीडियो होती है उसको देखा करो, पेन एंड कॉपी रखा करो, उसके नोट्स बनाया करो, और मैग्नेट बेन्स पे भी अब आपको ई नोट्स अवेलेबल हैं, अब आपको ई नोट्स भी अवेलेबल है मैग्नेट बेन्स में। तभी मैं आपको बोल रही हूं, इसको अगर 1-1.5 घंटा 2 घंटा भी अगर आप अपने दिन का दे लेंगे कंप्यूटर्स को तो भी बहुत है। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप 3-4 घंटे सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़िए, नहीं, आपके अदर भी सब्जेक्ट्स हैं और कोर सब्जेक्ट्स हैं वो, लेकिन दिन का 1.5 घंटा या 2 घंटा कंप्यूटर को देना शुरू करो। एग्जाम टाइम पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपको बोझ नहीं लगना चाहिए, बल्कि एक ऐसा सब्जेक्ट लगना चाहिए जो आपके ओवरऑल परसेंटेज या सीजीपीए को इंक्रीज ही कराएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो चुका है भाई। आइए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4। ये एक हमको स्प्रेडशीट दी हुई है, जैसे कि हम देख सकते हैं, अ फाइनेंस ऑफिसर यूजेस अ स्प्रेडशीट टू रिकॉर्ड सेल्स फ्रॉम एन इक्विपमेंट शॉप। ओके, एक इक्विपमेंट शॉप है, तो भाई सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि एक इक्विपमेंट क्या होता है, क्या समझते हैं आप एक इक्विपमेंट से? चलिए जल्दी से बताइए इक्विपमेंट क्या होता है। हाँ जी, तो क्या जानते हैं क्या होता है एक इक्विपमेंट? जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये बात बता दी होगी कि मैम एक इक्विपमेंट क्या होता है। इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? अ फाइनेंस ऑफिसर यूजेस अ स्प्रेडशीट टू रिकॉर्ड सेल्स फ्रॉम एन इक्विपमेंट शॉप। इक्विपमेंट का मतलब होता है औजार। क्या होता है? कोई भी औजार, कोई भी डिवाइस, एनी डिवाइस, एनी डिवाइस। अब ये जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी हो सकती है, ये जो डिवाइस है ये आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी हो सकती है, या फिर एक मैकेनिकल डिवाइस भी हो सकती है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है और ये मैकेनिकल भी हो सकती है। Any device which can be an electrical as well as mechanical device, which can either be electrical or mechanical in nature, that is the equipment. तो भाई एक फाइनेंस ऑफिसर है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक स्प्रेडशीट यूज किया सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए। किसकी? एक इक्विपमेंट शॉप की। ठीक है भाई, हर शॉप का एक सीए होता है,
जो बड़े बिजनेसेस हो जाते हैं वो एक सीए को अपना जितना भी अकाउंट्स है सब कुछ है वो मैनेज करने के लिए देते हैं। तो क्या हुआ, एक फाइनेंस ऑफिसर है जिसने एक बड़ी सी इक्विपमेंट शॉप का जो सेल्स है उसके रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वो पूरा रिकॉर्ड लिखने की ठानी। आ जाओ भाई देख लेते हैं सेल्स किस दिन का, 13 जून 208 या 2008। 13 जून 2008 में क्या क्या चीजें सेल आउट हुई हैं इक्विपमेंट शॉप से, उसका ये रिकॉर्ड है। भाई आ जाओ, ट्रॉली जैक हुआ जिसका प्राइस था 250 रुपए, कितनी सेल हुई है 6। एक ट्रॉली जैक 250 रुपए की है, एक ट्रॉली जैक, वन ट्रॉली जैक इज फॉर 250 रुपीज एंड टोटल सेल किसका है, कितना है इसका 6। तो अल्टीमेटली कितना हुआ भाई 1500 रुपए सिर्फ ट्रॉली जैक से हुई है इसकी एक दिन की सेल। डिजिटल थर्मोमीटर 700 रुपए का एक, 5 सेल हुई हैं 3500। जनरेटर 5000 का एक, कितने गए हैं 3, 15000। प्रेशर वॉशर, ओके प्रेशर वॉशर कितने का है, एक प्रेशर वॉशर आपका 1250 का है और हुए कितने हैं 4, मतलब 5000 रुपए। ड्रिल मशीन, एक ड्रिल मशीन 550 रुपए की है, 10 सेल हुए मतलब कि 5500 रुपए। तो मतलब एक दिन में अलग अलग इक्विपमेंट्स को सेल आउट करने पर ये जो आपकी शॉप है उसने एक दिन में 30,500 रुपए का सेल किया। क्या किया, 30,500 रुपए का सेल किया है एक दिन का। चलिए आइए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। द सेल्स इन द स्प्रेडशीट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। हाँ जी देख लो, दिख नहीं रहा है, टेक्स्ट भी है, न्यूमेरिक भी है, डेट भी है, ठीक है, टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है, डेट है, और क्या है, फॉर्मूला तो कहीं है नहीं फिलहाल, फॉर्मूला इसमें होगा, फॉर्मूला इन सेल्स में होगा क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये आंसर आया है, इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये आंसर आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया है। तो इनमें फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा भी है, टेक्सचुअल डेटा भी है, फॉर्मूलाज भी हैं और एक डेट फॉर्मेट भी है, ठीक। तो ये हमारे डेटा दिए हुए हैं, ठीक है मैम, आ जाओ। The cells in the spreadsheet contain different types of data. Complete the sentences using words from this list. देखो भैया ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इन वर्ड्स में से मुझे अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे फिलअप करना है। याद रखना एक वर्ड सिर्फ हम एक बार ही फिल कर सकते हैं, लिखा नहीं है लेकिन ये चीज हम अज्यूम करके चल रहे हैं। आइए, द कंटेंट ऑफ सेल A5। चलो सबसे पहले तो A5 को देख लो। A5 में है क्या भाई, A5 में क्या है, A5 मतलब कि ये वाला, ये जो दिया हुआ है डिजिटल थर्मोमीटर, ठीक है, ओके। A5 में डिजिटल थर्मोमीटर दिया हुआ है। द कंटेंट ऑफ सेल A5 इज, क्या वो एक टेक्स्ट है, रुकना, एक इक्वेशन है, एक करेंसी है, कोई एक फॉर्मूला है, कोई एक डेट है या फिर एक कैलकुलेशन है, क्या है। तो भाई बहुत सही आंसर, बिल्कुल आप जानते हो A5 सेल के अंदर आपको देखने को मिला एक क्या देखने को मिला, आपको एक टेक्स्ट देखने को मिला। और वो कौन सा था, वो कौन सा टेक्स्ट था भाई लोग, कौन सा था, दैट वाज डिजिटल थर्मोमीटर। क्या था, वो था आपका डिजिटल थर्मोमीटर, ओके, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब आते हैं सेकंड पे। द फॉर्मेट ऑफ सेल B1 इज, अब ये आप मुझे बताइए, मैं आपके सामने चार्ट खोल रही हूँ, मैं आपके सामने वो चार्ट नहीं स्प्रेडशीट खोल रही हूँ, बताइए कि B1 सेल का क्या फॉर्मेट है। क्या भाई कंटेंट नहीं पूछा है, ध्यान देना, फॉर्मेट क्या है, B1 सेल का क्या फॉर्मेट है भाई लोग, देखो जरा B1 सेल का क्या फॉर्मेट है। आइए, B1 सेल ये दिया हुआ है, इसका फॉर्मेट देखिए और बताइए मुझे क्या फॉर्मेट है, जल्दी जल्दी से। हाँ जी भाई, तो क्या करता है एक B1 सेल के अंदर स्टोर्ड फॉर्मेट, जी हाँ, B1 के अंदर मैंने आपसे कहा था कि देखिए इसको ये क्या लिखा हुआ है, भाई कंटेंट नहीं देखना है, कंटेंट को देख के बताना है कि B1 सेल में फॉर्मेट क्या है। चलिए देखें क्या, आइए भाई देखते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा गया, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि मैम जो फॉर्मेट है सेल B1 का वो क्या है। तो भाई टेक्स्ट तो यहां से चला गया, देखिए टेक्स्ट तो यहां से चला गया, हमने उसको इस्तेमाल कर लिया है। अब बचा क्या है, चलिए देखते हैं, इक्वेशन, करेंसी, एक फॉर्मूला, एक डेट या फिर एक कैलकुलेशन। B1 सेल के अंदर जो डेटा दिया हुआ है वो इनमें से किस फॉर्मेट को बिलोंग करता है। तो बिल्कुल सही बोला है आपने, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल
वो एक डेट ही तो है, वो एक डेट फॉर्मेट है। जी हाँ, 13th of June 2008 एक डेट फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो फॉर्मेट क्या है सेल B1 का? दैट इज अ डेट। चलिए पार्ट 3, द कंटेंट ऑफ सेल D5। अब देखो बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है, यहां पे फॉर्मेट ना पूछते हुए उन्होंने कंटेंट पूछा है। सेल D5 का कंटेंट क्या है? द कंटेंट ऑफ द सेल D5 इज, चलिए आइए, D5 का कंटेंट क्या है? क्या है D5 का कंटेंट? आइए D5 पे आइए। D5 मतलब कि ये दिया हुआ है D5 में, ये दिया हुआ है दैट इज 3000, 3500 दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ है? ये हमारा कंटेंट है, ये हमारा कंटेंट है। तो जब ये हमारा कंटेंट है तो देख लेते हैं। सेल A5 is a text, the format of cell B1 is a date, और कंटेंट ऑफ सेल D5 क्या था? 3500 था, 3500 था। ठीक है मैम, टेक्स्ट चला गया, डेट चला गया। अब ये जो दिया हुआ है ये क्या है? क्या ये इक्वेशन है? क्या ये एक करेंसी है? क्या ये एक फॉर्मूला है? या फिर ये एक कैलकुलेशन है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे एंड बहुत अच्छे। और भाई इस दो क्वेश्चंस के अगर आपने मुझे सही आंसर्स दे दिए तो मुझे ये समझ आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। सेल्फ कैल्क सॉफ्टवेयर आपको क्लियर हो चुका है काफी हद तक। मैं मतलब इतना समझूंगी कि अगर आपने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे लिए सही सही तो मैं इतना समझ जाऊंगी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। देखिए जरा ध्यान से, कंटेंट ऑफ सेल D5, देखो सेल D5 में ये दिया हुआ है 3500। क्या है? क्या वो एक इक्वेशन है? क्या वो एक करेंसी है? क्या वो एक फॉर्मूला है? या फिर वो एक कैलकुलेशन है? D5 का कंटेंट क्या है? आपके लिए चीजें आसान कर दूं क्या? क्या आसान कर दूं मैं? नहीं, आसान नहीं करना है। चलो आओ फोर्थ में देखिए, द फॉर्मेट ऑफ सेल D5 इज। थर्ड पूछ रहा है कि सेल C5 के अंदर, सेल D5 के अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है वो क्या है, और इस सेल D5 पे फॉर्मेट क्या लगा हुआ है। फटाफट से देखिए इसको और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताइए मुझे। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? चलो जल्दी फटाफट से बताओ, जल्दी से। हाँ जी, तो क्या करेक्ट आंसर दिया है आपने? क्या होगा पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का आंसर? मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों ही पार्ट्स को बहुत अच्छे से देखने की, एनालाइज करने की एंड अगर कहें तो असेस करने की जरूरत है। द कंटेंट ऑफ सेल D5, सेल D5 का जो कंटेंट है वो क्या है भाई? टेक्स्ट हमारा जा चुका था, ये बात आप जानते हैं, यूज हो चुका है, डेट भी हमारा यूज हो चुका है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरे पास बचा है एन इक्वेशन, करेंसी, फॉर्मूला या फिर कैलकुलेशन। तो भाई D5 के अंदर क्या था हमारा? क्या था D5 के अंदर? D5 के अंदर क्या था देख लें क्या? चलिए एक बार देख लेते हैं, नो इश्यूज। तो भाई D5 पे आ जाइए। D5 पे है हमारा 3500। क्या है इसमें? है हमारा 3500। ओके मैम, तो 3500 जो है द कंटेंट ऑफ सेल D5, D5 के अंदर दिया हुआ है, D5 के अंदर दिया हुआ है 3500। ये बात हम सब ने देख ली है। ठीक है मैम, देख चुके थे। तो कंटेंट ऑफ सेल D5 इज, वैसे तो ये न्यूमेरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूमेरिक होना चाहिए, लेकिन यहां पे न्यूमेरिक कहीं दिया हुआ नहीं है। ठीक है, एन इक्वेशन, करेंसी, अ फॉर्मूला और अ कैलकुलेशन। एक बात आपको पता है, सेल के अंदर, सेल के अंदर आप किस किस टाइप का डेटा स्टोर करा सकते हो? हम सब जानते हैं सेल के अंदर होता है एक न्यूमेरिक डेटा स्टोर। एक सेल कैल्क सॉफ्टवेयर में एक सिंगल सेल एक न्यूमेरिक डेटा स्टोर करा सकता है। कैल्क सॉफ्टवेयर में एक सिंगल सेल एक टेक्सचुअल डेटा सेट करा सकता है या स्टोर करा सकता है। एंड थर्ड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारा जो सेल होता है वो अपने अंदर एक फॉर्मूला को भी स्टोर करा सकता है। अब देखो इसमें बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे इन दोनों ही पार्ट्स में। भाई इक्वेशन तो आप बोलोगे नहीं, ये कोई केमिकल इक्वेशन या कोई अदर इक्वेशन तो है नहीं, कोई मैथमेटिक इक्वेशन तो ये है नहीं, कोई ये इक्वेशन होगी नहीं, इक्वेशन हो नहीं सकती। अब बचा क्या है? कैलकुलेशन हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकता है, पर कैलकुलेशन नाम का कोई भी वर्ड, कैलकुलेशन नाम का कोई भी ऐसा टर्म आपने एंटायर कैल्क सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 10 या चैप्टर नंबर 11 में कैलकुलेशन नाम का कोई भी टर्म आपको दिखा? कहीं भी आपको दिखा हो कि कैलकुलेशन लिखा हुआ हो कि भाई D5 सेल के अंदर जो 3500 वैल्यू है वो एक कैलकुलेशन है?
कभी नहीं दिखा तो कैलकुलेशन भी जाएगा। तो अब आपके पास बचता क्या है? अब आपके पास बचता है करेंसी और फॉर्मूला। क्या बचता है? करेंसी एंड फॉर्मूला। करेंसी हम सब जानते हैं कि हमारे कैल्क सॉफ्टवेयर में है और फॉर्मूला भी होता है। तो भाई थर्ड पार्ट का आंसर अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। द कंटेंट ऑफ सेल D5। सेल D5 में जो कंटेंट है वो है क्या? वो क्या है? वो एक फॉर्मूला है। क्या है? वो एक फॉर्मूला है। और ऐसा क्यों बोल रहे हो मैम? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि D5 पे आइए, D5 पे आइए भाई। D5 पे ये जो 3500 लिखा हुआ है, D5 पे ये जो 3500 लिखा हुआ है, ये आया कैसे है? ये वैल्यू क्या यूजर ने या जो हमारे सेल्समैन है, जो हमारे इक्विपमेंट शॉप का फाइनेंस ऑफिसर है, उसने क्या D5 सेल के अंदर 3500 अपने मन से दे दिया? नहीं, उसने क्या किया? प्राइस और क्वांटिटी सोल्ड को जब मल्टीप्लाई किया तब जाके उसके पास ये वैल्यू आई है। मतलब कि कैसे आया है? मतलब कि D5 इज इक्वल्स टू क्या हुआ है? D5 इज इक्वल्स टू क्या हुआ है बंधु? बता दो जल्दी से। D5 सेल के अंदर जो वैल्यू है ना, D5 सेल के अंदर जो वैल्यू है ना, वो पता क्या है? D5 सेल के अंदर जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारा D5 सेल है। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है भी, हमारा D5 सेल है। D5 सेल के अंदर जो ये वैल्यू आपको दिख रही है 3500, ये एक्चुअल में B5 और C5 का प्रोडक्ट है। क्या है? 3500 इज द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द सेल B5 एंड C5। मतलब D5 के अंदर जो 3500 आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में इसमें एक फॉर्मूला लगा हुआ है, एंड दैट फॉर्मूला इज B5 एंड C5। B5 और C5, मतलब कि B5 है आपका ये और C5 है आपका ये। B5 का और C5 का, B5 का और C5 का, B5 और C5 का क्या है भाई? क्या है? इनका मल्टीप्लिकेशन है। तो मतलब कि D5 सेल के अंदर जो 3500 आया है वो एक्चुअल में एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला का ये रिजल्ट है, दैट इज 3500। क्लियर हुआ? तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? दिस विल बी अ फॉर्मूला। अब बचा क्या है? टेक्स्ट हो गया, इक्वेशन होगा नहीं, फॉर्मूला भी हो गया, डेट भी हो गया, कैलकुलेशन होगा नहीं, बचा क्या है? करेंसी। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि फॉर्मेट ऑफ सेल D5 के अंदर जो 3500 आ रहा था वो था क्या एक्चुअल में? वो रुपीस था। क्या था? करेंसी था कि नहीं था? देख लो, सेल्स वैल्यू इन रुपीस। किस में है? रुपीस। मतलब हर एक वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, D5, D4 हो, D5 हो, D6 हो, D7 हो, D8 हो, ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी करेंसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एंड दैट करेंसी इज द रुपीस करेंसी। इन सारे के सारे सेल्स में D4 से लेके D8 तक जो फॉर्मेट सेट किया गया है बाय गोइंग टू द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इनसाइड द नंबर्स टैग। जी हाँ, आपने क्या किया होगा? इन्होंने क्या किया होगा? जो हमारे फाइनेंस ऑफिसर है इस इक्विपमेंट शॉप के, उन्होंने पता क्या किया होगा? उन्होंने ये जो हमारा सेल्स दिए हुए हैं ना, फॉर द रेंज, कौन सी रेंज है भाई? कौन सी रेंज है? D5 से लेके या D4 से लेके कहां तक? D8 तक। D4 से लेके D8 तक के लिए क्या किया होगा पता? बता देते हैं भाई, देख लेते हैं। कहने को ये हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन हर एक क्वेश्चन हम कर इसलिए रहे हैं ताकि हम उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी रिवाइज करते चलें। चलिए, D4 से लेकर D8 तक जितनी भी वैल्यूज आई हैं उन सबको रुपीस में इन्हें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, और रुपीस में रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया होगा? सेलेक्ट किया होगा। D4 से लेकर D8 को इन्होंने सेलेक्ट किया था, फाइनेंस ऑफिसर ने सेलेक्ट किया D4 से लेकर D8 तक, और सेलेक्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया? ये गए हमारे फॉर्मेट मेन्यू पे। किस पे गए हैं? फॉर्मेट मेन्यू पे। भाई फॉर्मेट मेन्यू पे जाने के बाद इन्होंने चूज किया था सेल्स ऑप्शन। ये हमारा लॉन्गर मेथड है। आप चाहें तो इन रेंज को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कर सकते हैं अपने माउस पे और वहां पे डायरेक्टली फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। दोनों ही चीजें कर सकते हैं टू गेट टूवर्ड्स द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। सेल्स ऑप्शन चूज किया, आपके सामने खुल के आएगा क्या? आपके सामने खुल के आएगा एक फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स।
इस फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के अंदर है एक नंबरिंग टैग। कौन सा टैग? नंबरिंग टैग। अलग अलग टैग थे, बॉर्डर टैग था, अलाइनमेंट टैग था, है ना, ये सब टैग थे। नंबरिंग टैग के अंदर, नंबरिंग टैग के अंदर इन्होंने चूज किया है कौन सी कैटेगरी? कैटेगरी कौन सी चूज की है भाई? कौन सी कैटेगरी चूज की है? मैं क्यों ये पूरा आपको बता रही हूं, जिससे कि आपके लिए इजी हो जाए, आपके लिए इजी हो जाए टू अंडरस्टैंड कि कैसे फाइनेंस ऑफिसर ने इन पूरी वैल्यूज को करेंसी में रिप्रेजेंट किया। कैटेगरी के अंदर चूज किया है, कैटेगरी के अंदर चूज किया है, चूज किया होगा किसको भाई? किसको चूज किया है भाई? किसको चूज? क्या चूज किया उन्होंने? क्या चूज किया है भाई? करेंसी। गुड, क्लियर हो गया? ये पूरा का पूरा आपका स्टेप था जो एक फाइनेंस ऑफिसर ने अप्लाई किया होगा टू सेट द कॉलम्स और टू सेट द रेंज D4 टू D8। द फॉर्मेट ऑफ दिस रेंज, दैट रेंज इज D4 टू D8 का जो फॉर्मेट है उसको करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए फाइनेंस ऑफिसर ने ये पूरे स्टेप्स अपनाए होंगे। और करेंसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट या करेंसी फॉर्मेट में सेट करने के पीछे एजेंडा ये था कि D4 से लेके D8 तक आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दीजिए, कोई भी फॉर्मूला लगाइए, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दीजिए, वो अल्टीमेटली एक करेंसी की तरह ही ट्रीट होगा। मतलब इसको नॉर्मल 1500 ना कह के हम इसको अगर रुपीस, हम इसको नॉर्मल 1500 ना कह के अगर हम इसको रुपीस 1500 कहें तो ज्यादा बेहतर है, इसको रुपीस 3500 कहें तो ज्यादा बेहतर है। ये पूरे स्टेप्स फॉलो करने के बाद अब ये नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यूज एक नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू की तरह नहीं ट्रीट होगी। ये आपकी रुपीस बन चुके हैं, रुपीस 15,000, रुपीस 5,000 एंड रुपीस 5,500। ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी रुपीस फॉर्मेट में है। और किया कैसे है ये सेट इस फॉर्मेट को? हाउ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट इज सेट बाय द फाइनेंस ऑफिसर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी or of a particular equipment shop, and that is done by following these steps. क्लियर हुआ? एक बार इन स्टेप्स को बहुत अच्छे से देखिए फिर से। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, तो आपको ये सारे के सारे स्टेप्स फिर से रिगेन हो जाएंगे, रिटेन हो जाएंगे। चलिए देखिए, मैं आपको 1 मिनट देती हूं। चलिए, चलो, तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और ये फ्लो चार्ट देखने के बाद आपको अपना देखा हुआ वो लेक्चर जहां पे मैंने चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स तो बताया ही बताया था, मैंने आपको नंबर फॉर्मेटिंग सिखाई थी, नंबर फॉर्मेटिंग इन ओ कैल्क, वो लेक्चर भी याद आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। हमारे पास सारे आंसर्स आ चुके हैं। फर्स्ट का टेक्स्ट है, सेकंड का डेट है, थर्ड का फॉर्मूला है एंड फोर्थ इज द करेंसी। D5 सेल में जो भी वैल्यू है उसका फॉर्मेट करेंसी पे सेट किया है उसके फाइनेंस ऑफिसर ने। आइए ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। पार्ट बी का भी फर्स्ट पार्ट, द फाइनेंस ऑफिसर्स यूजेस द स्प्रेडशीट टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। बिल्कुल सही बात है। अब भाई फाइनेंस ऑफिसर ने इक्विपमेंट शॉप की सेल्स को देखते हुए, एक दिन की सेल थी, मतलब 13 जून 2008 का जो सेल फिगर था उसको देखते हुए उसने एक स्प्रेडशीट तैयार की थी। और उसी स्प्रेडशीट के बेसिस पे इसी फाइनेंस ऑफिसर ने एक ग्राफ भी तैयार किया है। क्या लिखा है? द फाइनेंस ऑफिसर यूजेस द स्प्रेडशीट। उस स्प्रेडशीट को उसने यूज किया है टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। बिल्कुल कर सकता है वो, पाए ना ही करे तो बेहतर है। चलिए अब आओ, राइट डाउन द टाइप ऑफ ग्राफ यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस लिस्ट। ठीक है, अब बता दो इनमें से जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इनमें से जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इन वर्ड्स को देखते हुए आपको किस टाइप का ग्राफ, राइट डाउन द टाइप ऑफ ग्राफ यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस लिस्ट, स्कैटर, पाई, बार, लाइन, स्टेम एंड लीव। ठीक है, टिक वन बॉक्स टू शो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, it is easy to see the approximate sales value of each item of equipment. ठीक है, it is easy to see which equipment made the most profit. Okay, चलिए, it is easy to see which equipment sold the largest quantity. Okay, it is easy to see the price of the equipment. It is easy to see the date. Just give me a minute, हाँ. Okay, मतलब किया है, किया क्या है? देखो आंसर आप सबने देख लिया है, मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन मेरा बेसिक एजेंडा ये है कि मैं आपको हर एक पॉइंट इसमें समझा सकूं। देखो
फाइनेंस ऑफिसर ने क्या किया है, फाइनेंस ऑफिसर ने उस स्प्रेडशीट डेटा को देखते हुए कुछ ग्राफ्स क्रिएट किए हैं। और यहाँ पे जो ग्राफ मुझे दिख रहा है, यहाँ पे जो ग्राफ मुझे दिख रहा है, ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है, ऑफ कोर्स ये आपका पाई चार्ट है। क्या है भाई, ये आपका पाई चार्ट है। राइट डाउन द टाइप ऑफ ग्राफ यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस लिस्ट। किस टाइप का चार्ट है भाई, उन्होंने बोला कि भाई इनमें से आप किसी भी वर्ड का इस्तेमाल करो और किस टाइप का ग्राफ है ये लिख दो। तो हमने लिख दिया भाई पाई चार्ट है, ठीक है, ये हमने लिख दिया पाई चार्ट है, ये यूज हो चुका। टिक वन बॉक्स टू शो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इस पाई चार्ट को देखते हुए समझना, इस पाई चार्ट को देखते हुए जहां पे अलग अलग लेजेंड्स हैं और अलग अलग लेजेंड्स अलग अलग चीजें यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है मैम। तो भाई इस पाई चार्ट को देखते हुए अब मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीज ट्रू है, ये पाई चार्ट कौन सी चीज ज्यादा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा है। आइए, इट इज इजी टू सी द अप्रोक्सीमेट सेल्स वैल्यू ऑफ ईच आइटम ऑफ द इक्विपमेंट। इस पाई चार्ट की हेल्प से, इस पाई चार्ट की हेल्प से जहां पे ट्रॉली जैक, डिजिटल थर्मोमीटर, जनरेटर, प्रेशर वॉशर एंड ड्रिल, ओके, इट इज इजी टू सी विच इक्विपमेंट मेड द मोस्ट प्रॉफिट। हाँ चलो ये सही हो सकता है, ठीक है। अगर आप इस पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन को एक पाई चार्ट के रूप में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस पाई चार्ट की हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि किस इक्विपमेंट ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमको दिया है, ठीक। इट इज इजी टू सी विच इक्विपमेंट सोल्ड द लार्जेस्ट क्वांटिटी, या फिर इस पाई चार्ट की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि किस इक्विपमेंट ने सबसे ज्यादा सेल की है, मतलब किस इक्विपमेंट का सबसे ज्यादा सेल हुआ है आउट ऑफ द गिवन इक्विपमेंट्स, मतलब कि 1 2 3 4 5 इक्विपमेंट्स जो हैं उनमें से सबसे ज्यादा किस इक्विपमेंट की सेल हुई है। डजंट मैटर कि उसका प्राइस क्या था, पर सेल किस इक्विपमेंट की ज्यादा हुई है उस इक्विपमेंट शॉप में ऑन द डेट 13th of June 2008। ये अगर हम देखना चाहते हैं तो इसके लिए पाई चार्ट बहुत अच्छा है। इट इज इजी टू सी द प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट। आप इस पर्टिकुलर पाई चार्ट की हेल्प से किसी भी इक्विपमेंट के प्राइस को देख सकते हैं, पर यहाँ पे प्राइसेस मेंशन नहीं है तो ये तो गलत हुआ। प्राइसेस मेंशन होते, देखो इतना समझ आ रहा है कि ये हाईएस्ट प्राइस का है क्योंकि इसने ज़्यादा जगह लेके रखी है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है और फिर उसके बाद ये है, ये बात तो हम समझ गए हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या प्राइस है ये हमको नहीं पता। इट इज़ ईजी टू सी द डेट। आप इस पाई चार्ट की हेल्प से डेट दैट इज 13th of June 2008 को आसानी से देख पा रहे हो? नहीं। पहले पे आइए, इट इज इजी टू सी द अप्रोक्सीमेट सेल्स वैल्यू ऑफ ईच आइटम ऑफ इक्विपमेंट, मतलब कि यहाँ पे कोई भी सेल्स वैल्यू नहीं दी हुई है। जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड कुछ ये क्वेश्चन है, ऐसा हमें पाई चार्ट वहां पर भी मिला था जिसको देखकर हमने कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया था। आइए, इट इज इजी टू सी द अप्रोक्सीमेट सेल्स वैल्यू ऑफ ईच आइटम ऑफ इक्विपमेंट। कितनी पर्टिकुलर, ट्रॉली जैक ने कितना सेल किया है, डिजिटल थर्मोमीटर ने कितना सेल किया है, जनरेटर ने कितना सेल किया है, प्रेशर वॉशर ने कितना सेल किया है और ड्रिल ने कितना सेल किया है, इनकी अप्रॉक्सीमेट सेल्स वैल्यू हम सिर्फ और सिर्फ इस पाई चार्ट को देख के पता लगा सकते हैं, तो ये बात गलत है। हम ये जरूर पता लगा पा रहे हैं कि ट्रॉली जैक का इतना है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कितना है ये हमें समझ नहीं आ रहा। ये हमें तब समझ में आता अगर इनमें से किसी एक की भी वैल्यू मेंशन होती। अगर ये होता 248 या ये रिप्रेजेंट करता कि ये 250 है, दिस इज 250, किसी एक की भी अगर मुझे वैल्यू यहाँ पे सेल्स वैल्यू यहाँ पे मेंशन्ड होती तो मैं बाकी की भी अप्रॉक्सीमेट सेल्स वैल्यूज निकाल सकती थी, पर है नहीं। इट इज इजी टू सी विच इक्विपमेंट मेड द मोस्ट प्रॉफिट, ये हो सकता है, लेकिन क्या हमारी स्प्रेडशीट प्रोग्राम में जो हमने स्प्रेडशीट देखी है उसमें कहीं पर भी प्रॉफिट मेंशन्ड है? नहीं है ना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इट इज इजी टू सी विच इक्विपमेंट सोल्ड द लार्जेस्ट क्वांटिटी, हाँ, पर इसको देख के हम ये पता कर सकते हैं कि में से वो कौन सा इक्विपमेंट है जो सबसे ज्यादा बिका है। तो ऑब्वियसली जो ये रेड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा बिकी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? अगर ये पाई चार्ट मैंने कैसे डिकोड किया है, कैसे इस आंसर तक मैं पहुंची हूं, अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ है, बिल्कुल चाहिए कमेंट सेक्शन में और मुझे कमेंट कीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए। मैं आपके सारे के सारे कमेंट्स एंटरटेन करती हूं। जो भी जेन्युइन कमेंट मुझे लगता है कि बच्चे का जेन्युइन डाउट है, मैं उसको आंसर बैक भी करती हूं। ओके, डू इट एसएप। चलिए आइए, पार्ट सेकंड, राइट डाउन द टाइप ऑफ ग्राफ। वही क्वेश्चन चल रहा है, राइट डाउन द टाइप ऑफ ग्राफ यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस लिस्ट। तो भाई पाई तो चला गया था,
पाई तो चला गया था। अब ये कौन सा ग्राफ है बंधु, कौन सा ग्राफ है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। इस ग्राफ को देखते हुए आपको इनमें से कौन सा ग्राफ ये समझ में आता है, कौन सा ग्राफ है भाई? ये स्कैटर तो होगा नहीं, स्टेम एंड लीफ लाइन भी नहीं होगा, तो ये है आपका बार चार्ट या फिर कॉलम चार्ट, या इसको मैं मोर प्रॉपरली कहूंगी ना तो ये हमारा कॉलम चार्ट है। कौन सा चार्ट है भाई? ये हमारा कॉलम चार्ट है। तो ये चला गया भाई। बार और पैरेंथेसिस में और कॉलम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसी को अगर आप ऐसे उल्टा घुमा दोगे तो ये बार चार्ट हो जाएगा। होता है कॉलम चार्ट का जस्ट रेसिप्रोकल आपका बार चार्ट होता है एंड वाइस वर्सा। क्लियर? चलो अब देखो ये मेरे पास एक कॉलम चार्ट है और इसको देखो जरा। अब इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? इसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेल्स वैल्यू। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेल्स वैल्यू। तो पहले हम आते हैं अपनी शीट डेटा पे। आइए सेल्स वैल्यू पे आइए। ओके, वेयर इज द सेल्स वैल्यू, मतलब कि ये सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू जो हमारा कॉलम है उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो रिप्रेजेंट की जा रही हैं। चलिए, ट्रॉली जैक, डिजिटल थर्मोमीटर, जनरेटर, प्रेशर वॉशर, ड्रिल, इन सब की सेल्स वैल्यू यहाँ पे हम कॉलम चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके मैम, समझ आ गया। चलो ठीक, आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सेल्स वैल्यू जो कॉलम है उसकी जितनी भी वैल्यूज है वो मैंने इस कॉलम चार्ट की हेल्प से यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। आओ अब इस कॉलम चार्ट को देखते हुए आपने इनमें से क्या समझा, इस कॉलम चार्ट को देख के आपने क्या समझा वो मुझे अब यहाँ पे बताना है। आइए, इट इज इजी टू सी द अप्रोक्सीमेट सेल्स वैल्यू ऑफ ईच आइटम ऑफ इक्विपमेंट। आप हर एक आइटम की अप्रोक्सीमेट सेल्स वैल्यू इस चार्ट को देख के निकाल सकते हो। दिस मे बी ट्रू, सेल्स वैल्यू ही दी हुई है हर एक इक्विपमेंट की, तो उसकी आप अप्रोक्सीमेट सेल्स वैल्यू निकाल सकते हो बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ। सही बात है। इट इज इजी टू सी विच इक्विपमेंट मेड द मोस्ट प्रॉफिट। ये भी आप देख सकते हो कि किस इक्विपमेंट ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया है। हो भी सकता है सही, लेकिन मैं इसको रॉन्ग मानूंगी क्योंकि प्रॉफिट को लेके कहीं पर भी कोई भी कॉलम नहीं है। ठीक है, इट इज इजी टू सी विच इक्विपमेंट सोल्ड द लार्जेस्ट क्वांटिटी। हाँ, इसको देख के हम ये देख सकते हैं कि आपका कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बिका। क्या इसको देख के मैं ये पता कर सकती हूं कि कौन सा इक्विपमेंट सबसे ज्यादा बिका है? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हो सकता है अगर आप कहोगे कि हाँ मैम जनरेटर दिख रहा है, इसमें जनरेटर की सबसे ज्यादा सेल्स वैल्यू है, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा सेल्स वैल्यू आई है वो चीज सबसे ज्यादा बिकी है, ऐसा है। हो सकता है इसका प्राइस ज्यादा हो, बिका एक ही हो लेकिन प्राइस बाकियों के कंपैरिजन ज्यादा हो, इसलिए इसकी सेल्स वैल्यू ज्यादा आ रही है, मतलब हो सकता है ना। सपोज करो अगर मैं बात करूं ट्रॉली जैक की, ट्रॉली जैक की मैं बात करूं, ठीक है, जिसकी सबसे कम सेल्स वैल्यू है, ठीक है, ट्रॉली जैक की मैं बात करूं, और फिर मैं बात करूं जनरेटर की जिसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट सेल्स वैल्यू है। अब मैं इसकी अगर बात करूं, सपोज करो एक ट्रॉली जैक आपका 1000 रुपए का है। ठीक, एक ट्रॉली जैक आपका 1000 रुपए का है, या 1000 ना करके इसको मैं कर देती हूं 500। ठीक है, एक ट्रॉली जैक आपका 500 रुपए का है, और एक जनरेटर आपका, जनरेटर ऑब्वियसली महंगा होता है, आपका 1200 रुपए का है। ठीक है, आप समझना, एक ट्रॉली जैक आपका 500 रुपए का है और एक जनरेटर आपका 1200 रुपए का है। ट्रॉली जैक कितने बिके हैं? 13th of June 2008। आई एम जस्ट अज्यूमिंग ऑल दीज थिंग्स, ये स्प्रेडशीट डेटा नहीं दिया हुआ है, मैं बस अज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, एक ट्रॉली जैक का अगर प्राइस ये है और बिके कितने हैं, सोल्ड कितने हुए हैं, सोल्ड कितने हुए हैं, कितने हुए हैं? हाँ, 3 सोल्ड हुए हैं, 3 सोल्ड हुए हैं, तो कितना प्राइस हो गया, कितना प्राइस हो गया भाई, कितना प्राइस हो गया बता दो, बताओ जल्दी से, कितना होगा? ये होगा आपका 1500, 1500 होगा, होगा 1500। ठीक है, अब 1200 ये दिया हुआ था, एक जनरेटर आपका 1200 रुपए का है, लेकिन बिके कितने हैं, बिके कितने हैं, बिके 2 हैं। कितने सोल्ड हुए हैं, कितने सोल्ड आउट हुए हैं? 2 सोल्ड आउट हुए हैं। तो इसका पूरा सेल्स वैल्यू क्या निकल के आएगा? इसकी सेल्स वैल्यू, ऊपर वाली की सेल्स वैल्यू 1500 है, जनरेटर की सेल्स वैल्यू क्या होगी भाई? ये होगी आपकी 2400 होगी। अब आप कहोगे कि मैम ये तो खेला हो गया। बिल्कुल हो गया, कि मतलब आप इस चार्ट को देख के ये कैसे पता लगा सकते हो, ऐसा चार्ट जहां पे सिर्फ सेल्स वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग इक्विपमेंट्स की। आई एम ओनली रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल डेटा सीरीज ऑफ द एंटायर गिवन डेटा।
जितना भी डेटा दिया हुआ था उसकी केवल एक सीरीज को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज द कॉलम सेल्स वैल्यू का जो कॉलम है उसकी वैल्यूज को। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ट्रॉली जैक जो कहने को 500 रुपए की थी, एक ट्रॉली जैक जो 500 रुपए की थी, लेकिन उसकी बिकाई कितनी थी? 3 ऐसी ट्रॉली जैक्स जब बिकी, 3 ऐसी ट्रॉली जैक्स जब बिकी तब जाके उसकी सेल्स 1500 आई। ठीक, और जनरेटर कहने को एक जनरेटर 1200 रुपए का था, लेकिन उसकी सेल कितनी हुई? 2 ऐसे जनरेटर बिके तो उसकी 2400 आई। तो कहने का मतलब ये है कि क्वांटिटी का अंदाजा सेल्स वैल्यू को देखकर हम नहीं लगा सकते। कहने को जनरेटर की सेल्स वैल्यू ज्यादा है, किससे? ट्रॉली जैक से, लेकिन उसकी क्वांटिटी जितनी थी वो कम है आपके ट्रॉली जैक से। जनरेटर जहां पे सिर्फ 2 बिके हैं, ट्रॉली जैक वहीं पर 3 बिके हैं। तो मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ को देख के आप ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बिकी हुई है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो चीज सबसे ज्यादा बिकी हुई हो उसका प्राइस कम हो, ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा बिकी हुई हो उसका प्राइस कम हो, इसलिए उसको हम यहां से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हो सकता है कि ट्रॉली जैक का प्राइस कम आ रहा है लेकिन इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा थी। देखो, इसकी क्वांटिटी 3 है, वहीं आपके जनरेटर की क्वांटिटी 2 है। तो इस ग्राफ को देख के मैं क्वांटिटी का पता नहीं लगा सकती। ठीक है, सो दिस विल बी रॉन्ग। अब ये क्लियर हुआ, अब ये पॉइंट क्लियर हुआ है क्यों ये पॉइंट वैलिड नहीं होगा। चलो आ जाओ। इट इज इजी टू सी द प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट। हाँ, इस ग्राफ को देखते हुए आप किसी भी इक्विपमेंट की प्राइस को देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। किसी भी इक्विपमेंट की प्राइस को आसानी से यहां पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताइए? ये सेल्स वैल्यू दी हुई है, प्राइस नहीं दी हुई है। प्राइस कितनी है, कितने बिके हैं, उनको मल्टीप्लाई किया तब जाके मेरी सेल्स वैल्यू आई। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे सेल्स वैल्यू दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे प्रेशर वॉशर की सेल्स वैल्यू 5000 दी हुई है कि भाई प्रेशर वॉशर जो है इक्विपमेंट शॉप का, उसकी 13 जून 2008 की जो सेल्स वैल्यू निकल के आई है वो 5000 निकल के आई है। लेकिन हमारा जो प्रेशर वॉशर था वो कितनी प्राइस का था, और ऐसे कितने प्रेशर वॉशर बिके हैं कि अल्टीमेटली आपकी सेल्स एक दिन की इसकी 5000 निकल के आई। तो क्या आप ये बता सकते हैं सिर्फ इस चार्ट को देख के? नहीं, आप किसी भी इक्विपमेंट की प्राइस को यहां से नहीं बता सकते। तो भाई ये भी गलत है। इट इज इजी टू सी द डेट। क्या इस ग्राफ को देख के आप ये पता कर सकते हैं कि किस डेट का सेल्स है? ये कहीं लिखा हुआ है 13/6/2008? कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इट इज इजी टू सी द अप्रोक्सीमेट सेल्स वैल्यू ऑफ ईच आइटम ऑफ इक्विपमेंट। क्लियर? क्लियर? ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली नहीं तो अप्रोक्सीमेट सेल्स वैल्यू जरूर बता रहा है। और ग्राफ को अगर ढंग से देखें ना तो ये अप्रोक्सीमेट भी नहीं, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट सेल्स वैल्यू ही यहाँ पे मेंशन कर रहा है। ओके, इज इट क्लियर? ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कराना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप ग्राफ को पढ़ना सीखें। ग्राफ से क्वेश्चन, ग्राफ से एसोसिएटेड जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उनको धुनना आना चाहिए। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आपको बहुत मिलने वाले हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस को डिकोड करना। आ जाओ भाई थर्ड पे आते हैं। टिक 3 बॉक्सेस टू शो व्हाई द ग्राफ बिलो इज नॉट वेरी यूजफुल। क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि इनमें से ऐसे 3 पॉइंट बताओ। अभी तक हमने क्या टिक किया है? हमने वो पॉइंट्स टिक किए हैं जो एक पर्टिकुलर ग्राफ को देखते हुए हमें समझ में आए हैं। जैसे कि बार ग्राफ को देखा या हमने पाई चार्ट को देखा, तो पाई चार्ट को देखते हुए मुझे क्या समझ में आया, ये मैंने टिक किया। कॉलम चार्ट को देखते हुए हमें क्या चीज समझ आ रही है, वो हमने टिक किया। अब हमें टिक करना है उन पॉइंट्स को जो मुझे इस चार्ट को देखते हुए यूजफुल नहीं लगे। केस ही उल्टा है, बिल्कुल ही बिल्कुल केस उल्टा है भाई, ये केस उन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया है। टिक 3 बॉक्सेस टू शो व्हाई द ग्राफ बिलो इज नॉट वेरी यूजफुल। ठीक है, पहली बात तो भैया ये बता दो ये किस टाइप का ग्राफ है, किस टाइप का ग्राफ है? जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे, आप ही बताएंगे मुझे कि ये किस टाइप का ग्राफ है। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ भाई, तो देखें इन पॉइंट्स को, अच्छे से देखा है तो भाई धुल लेते हैं इन पॉइंट्स को भी। चलिए आइए इस ग्राफ को देखिए और बताइए कि ये ग्राफ कौन सा है। मैंने आपसे पूछा था कि बताइए ये ग्राफ कौन सा है, तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मेरे सारे के सारे लेक्चर्स या एक आध लेक्चर भी अच्छे से देखा है, तो वो ये आंसर बिल्कुल जानते होंगे। और स्पेसिफिकली जिन बच्चों ने मेरा देखा है टाइप्स ऑफ चार्ट्स वाला लेक्चर,
जी हाँ, टाइप्स ऑफ चार्ट जो मैं आपके सामने लेकर आई थी, जहां पे हमने हर एक कैटेगरी के चार्ट को बहुत ही डिटेल्ड तरीके से समझा था, डिस्कस किया था। तो भाई बता दो जल्दी से कौन सा चार्ट है। भाई पहली बात तो ये कॉलम्स की तरह दिख रहे हैं, तो कॉलम चार्ट तो ये होगा, कॉलम चार्ट तो ये होगा। लेकिन ये जो कॉलम चार्ट है वो हमारे प्रीवियस कॉलम चार्ट के कंपैरिजन थोड़ा सा और भी ज्यादा उभरा दिख रहा है। देखो जरा, देखो ये भी कॉलम चार्ट था लेकिन इसमें नॉर्मल कॉलम्स थे। ये जो मुझे कॉलम चार्ट दिख रहा है ये कौन सा है भाई? बहुत अच्छे एंड बहुत अच्छे, ये हमारा 3D कॉलम चार्ट है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ चार्ट्स में पढ़ाया था कि एक कॉलम चार्ट के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। कॉलम चार्ट का होता है स्टैक्ड कॉलम चार्ट वेरिएशन एंड 3D कॉलम चार्ट। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका 3D कॉलम चार्ट है। तो भाई अब क्वेश्चंस पे आते हैं। हमको बताना है इनमें से वो 3 पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स। भाई ध्यान रखना इस बात का, हमको इसमें से वो 3 पॉइंट्स बताना है, वो 3 पॉइंट्स बताना है टू शो कि भाई ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो कौन से 3 पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि ये जो ग्राफ दिख रहा है वो ज्यादा यूजफुल नहीं है हमारे लिए। ये ऐसे कौन से 3 पॉइंट्स हैं आउट ऑफ द गिवन पॉइंट्स जो बताता है कि ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये ज्यादा अच्छा ग्राफ हमने नहीं क्रिएट किया है। चलिए देखें। द ग्राफ इज प्रिंटेड इन ब्लैक एंड व्हाइट। क्योंकि ये ग्राफ आपका ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंटेड है इसलिए ये ग्राफ ज्यादा यूजफुल नहीं है। नहीं, पहली बात तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में टोटली नहीं है। लेजेंड्स देखिए, ये आपका नेवी ब्लू है और ये आपका रेड है, तो रेड कलर इसमें आया तो है। देखो पीछे, देखो पीछे, देखो ये दिख रहा है, ये दिस इज रेड। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं कॉलम्स, ये रेड हैं आपके, दीज आर रेड कॉलम्स। ओके, तो ये तो अब पॉइंट आपका होगा नहीं, ये तो पॉइंट होगा नहीं कि भाई ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट में है इसलिए ये यूजफुल नहीं है। ग्राफ आपका ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो भाई पहली बात तो ये जो ग्राफ है वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। भाई ब्लैक एंड व्हाइट में है इसलिए इसको हम बना नहीं सकते। नहीं, ऑल द डेटा कैन नॉट बी सीन as one column is blocking out another। क्या बोल रहा है कि इस पूरे ग्राफ में एक कॉलम दूसरे कॉलम को ब्लॉक कर रहा है। मतलब कि पूरे के पूरे डेटा को, जैसे कि हम यहाँ पे वैल्यूज देख रहे हैं, इस पूरे डेटा को हम नहीं देख पा रहे हैं। वाई? बिकॉज वन कॉलम इज ब्लॉकिंग आउट द अदर कॉलम। एक कॉलम दूसरे कॉलम को छुपा रहा है। भाई ये बात मुझे कुछ हद तक ठीक लगी है। देखिए, ब्लू वाले जो कॉलम्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राइस और रेड वाले जो कॉलम्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्वांटिटी सोल्ड। लेकिन ये देखिए, रेड वाले जो कॉलम्स हैं ये ब्लू वाले कॉलम्स के पीछे छुप जा रहे हैं। देखो ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ये रिप्रेजेंट ठीक ठाक हो रहा है, पर ये वाला जो रेड है, देखो हल्का सा रेडिश है, इसको हम इन दोनों ब्लू कॉलम्स की वजह से नहीं देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में ये कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक आंसर हो सकता है। दिस कैन बी द वैलिड पॉइंट, दिस कैन बी द वैलिड पॉइंट कि क्योंकि पूरे डेटा को हम इस पूरे ग्राफ में नहीं देख सकते बिकॉज वन ब्लॉक इज ब्लॉकिंग आउट द अदर ब्लॉक। ये एक वैलिड रीजन है जिसने इस ग्राफ को टोटली ज्यादा यूजफुल हमारे लिए नहीं बनाया। चलिए ठीक है। 3 डिमेंशनल ग्राफ्स मतलब कि 3D ग्राफ्स, 3D ग्राफ्स, 3 डिमेंशनल ग्राफ्स कह लीजिए, 3 डिमेंशनल ग्राफ्स कह लीजिए या फिर 3D ग्राफ कह लीजिए, एक ही बात है भाई। 3D ग्राफ कह लो या 3 डिमेंशनल ग्राफ कह लो, एक ही बात है। 3D ग्राफ्स आर नॉट वेरी यूजफुल। सिर्फ क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है वो अच्छा नहीं बना है तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि 3D ग्राफ ज्यादा यूजफुल होते ही नहीं है। सिर्फ ये 3D ग्राफ ज्यादा अच्छा नहीं बना है तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी 3D ग्राफ ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। गलत, ऐसा थोड़ी है कि एक खराब हो गया तो पूरा 3D का कॉन्सेप्ट ही खराब हो गया। नहीं, सम ऑफ द लेबल्स आर मिसिंग। चलो ये एक वैलिड पॉइंट हो सकता है, सम ऑफ द लेबल्स आर मिसिंग। अब भैया कौन कौन से लेबल्स मिसिंग हैं? देखो जरा, ट्रॉली जैक ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरेटर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रिल ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो भाई एक बात बता दो, इन दोनों को क्या क्या कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रही है ये मेंशन नहीं है। कौन सी कैटेगरी इसको रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी कैटेगरी इसको रिप्रेजेंट कर रही है ये मेंशन नहीं है। तो भाई कुछ लेबल्स मिसिंग हैं। प्लस इसी के साथ साथ हमारा जो एक्स एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसके बारे में भी टाइटल भी नहीं दिया हुआ है ना। तो भाई ये पॉइंट हो सकता है कि कुछ लेबल्स मिसिंग है इसलिए ये ग्राफ ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पा रहा है। हमको पता ही नहीं है कि ये वाला कॉलम
ये जो कॉलम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से इक्विपमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विपमेंट शॉप के। और ये वाला कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको ये भी नहीं पता है। इन तीनों का तो हमें पता चल गया। तो भाई ये एक वैलिड पॉइंट है जिसने इस पूरे ग्राफ को यूजफुल नहीं बनाया। ओनली द फाइनेंस ऑफिसर अंडरस्टैंड्स इट। भाई इस ग्राफ को फाइनेंस ऑफिसर भी नहीं समझ सकते। जब इसमें लेबल्स मिसिंग है तो फाइनेंस ऑफिसर भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, वो कैसे समझेंगे इस ग्राफ को जब इसमें लेबल्स ही नहीं दिए हुए हैं। तो केवल और केवल फाइनेंस ऑफिसर इसे समझ सकता है क्योंकि इसने इसको बनाया है। तो ये बात गलत है, इसको कोई नॉर्मल आदमी भी नहीं समझ पाएगा। द स्केल यूज्ड डज नॉट शो द क्वांटिटी सोल्ड। देखो जरा, द स्केल यूज्ड डज नॉट शो द क्वांटिटी यूज। अब देखो 0 से लेके जैसे थोड़ा थोड़ा भी हमें क्वांटिटी सोल्ड कौन सा बार दिखा रहा है, क्वांटिटी सोल्ड है आपका रेड बार। अब भाई रेड बार पे आ जाओ, पहले रेड बार पे आओ। क्या बोल रहा है, द स्केल यूज्ड, मतलब ये जो वैल्यू का स्केल है, ये जो वैल्यू का स्केल है ये 0 से चल रहा है। द स्केल यूज डज नॉट शो द क्वांटिटी सोल्ड। भाई जितनी भी क्वांटिटी है मतलब रेड, वो सारी की सारी एक ही लाइन पे है। मतलब ट्रॉली भी उतनी सोल्ड हुई है, जनरेटर भी उतना सोल्ड हुआ है, ड्रिल भी उतना ही सोल्ड हुआ है। कोई प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा कि कितनी कितनी क्वांटिटी किस किस की, किस इक्विपमेंट की कितनी कितनी क्वांटिटी सोल्ड आउट हुई है। तीनों ही एक ही ट्रैक पे है और वो भी क्लियर नहीं है क्योंकि ये ओवरलैप किए जा रहे हैं, ये हाइड की जा रही हैं प्राइस कॉलम से। प्राइस कॉलम इनको हाइड कर दे रहा है। तो भाई ये एक पॉइंट हो सकता है। तो कौन सा, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ये तीनों पॉइंट्स हो सकते हैं, ये तीनों पॉइंट्स हो सकते हैं। और ये बात हमने यहाँ पे देख ली, ये तीनों पॉइंट्स ही हैं जो करेक्ट हैं। कि मतलब ये ऐसे तीनों पॉइंट्स हैं जो कलेक्टिवली इस ग्राफ को ज्यादा यूजफुल नहीं बना रहा है हमारे लिए टू डेसिफर एनी डेटा फ्रॉम द गिवन ग्राफ। क्लियर, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो भाई इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं हमारे असाइनमेंट एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स पार्ट 2 के समापन पे। जी हाँ, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस वो भी असाइनमेंट वाले खत्म हो चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज थी। इस पूरे एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट्स में देखा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट 2 में हम पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज लगी है। अगर आपको इस पूरे इंटायर सेशन में चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको खुद पता है। तब भी मैं बार बार बोल देती हूं, कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि आपको क्या डाउट था। और भाई अब केवल रह गया है इस चैप्टर में प्रैक्टिकल असाइनमेंट, जो कि हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो ये कह सकते हैं कि थ्योरेटिकली हमारा क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस यहां पर समाप्त होता है। जी, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस यहां पर खत्म हो चुका है चैप्टर नंबर 11 के साथ। आपका जो अपडेटेड करिकुलम है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट्स इंक्लूडेड हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। और यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 11 हमने यहां पर अब कंप्लीट कर दिया है। तो भाई जिनकी शिकायत आ रही थी, जो लोग कह रहे थे कि मैम क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस फिर से शुरू कीजिए, अधूरा है, हमको पढ़ना है, तो भैया लीजिए, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशन समाप्त हो चुका है। अब आएगा क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की धमाकेदार सीरीज। क्योंकि भाई नवंबर लग चुका है और नवंबर एंड पे भी आने वाला है, बहुत जल्द एग्जामिनेशन आ रहा है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने पूरे के पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन लेके आऊंगी, बहुत सारे एक्साइटिंग सेशंस लेके आएंगे जिससे कि अपने एग्जामिनेशन में आप इस पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से तोड़ सकें, फोड़ सकें और मरोड़ सकें। और इसी के साथ साथ आप सब जानते हैं कि mangetbrains.com आपका अपना mangetbrains.com है भाई, आप ही का है। मैं सच बता रही हूं, आप हैं तो हम हैं, वाकई अगर आप हैं तो हम हैं। तो इसी चीज के साथ हम आपको बता रहे हैं कि हम आपके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज लाते हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूएट, एनटीएससी, ओलंपियाड। सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है भाई, हिंदी मीडियम में भी हम सीबीएसई बोर्ड को लेकर चल रहे हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, वो सारे के सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हैं सिर्फ एक वेबसाइट पे www.mangetbrains.com। जाइए जल्दी से www.mangetbrains.com पे, इन सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। और ई बुक्स एंड ई नोट्स भी मिल रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, एनरोल कर सकते हैं आप 100% फ्री, या वॉच कर सकते हैं इन सारे के सारे कोर्सेज को आप बिल्कुल मुफ्त 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 मुफ्त।
सारे के सारे कोर्सेज आपको mangoandbeans.com पे मिल जाएंगे, जिनको आप फ्री में वॉच कर सकते हैं। और क्या चाहिए, इससे ज्यादा और क्या मांगता। और इसी के साथ साथ आपको एक बात बताऊं, mangoandbeans.com पे चल रहा है अभी बढ़िया सा ऑफर। जी हाँ, फ्लैट 15% डिस्काउंट मिल रहा है उन लोगों को जो अभी ग्रैब करते हैं ई नोट्स को। दिवाली ऑफर चल रहा था, हो सकता है कुछ ही दिनों में दिवाली ऑफर एक्सपायर भी हो जाए, लेकिन ऐसा ही एक सिमिलर ऑफर कंटिन्यूसली अपडेट होता रहेगा। तो फटाफट से इस सेशन को एंड करिए और जाइए अपने ब्राउजर्स पे टाइप इन कीजिए www.mangoandbeans.com और उस पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करके इन ई नोट्स को ग्रैब कीजिए और आप ई बुक्स को भी ग्रैब कर सकते हैं। ई बुक्स जो कलेक्शन है किसका, सैंपल पेपर्स का और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का। सिर्फ ई बुक ही नहीं होगी हर सब्जेक्ट की, उसके साथ आपको हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, आस्क्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के टॉपिक वाइज आस्क्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो सोच क्या रहे हैं, सेशन देख लिया, कमेंट सेक्शन में बता दो कोई डाउट हो तो, और अगर नहीं है डाउट तो बहुत अच्छी बात है। लाइक करिए इस वीडियो को और बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा है। शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन जाते जाते सब्सक्राइब कर दो। जी हाँ, सब्सक्राइब कीजिए मैंगो एंड बीन्स के ऑफिशियल चैनल को। अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकॉन दिख रहा है ना, उसको प्रेस ही तो करना है। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग से सेशन से। स्टे ट्यून्ड।